और इतनी बड़ी बात कहने जा रहे हैं कि ये हमारे विधायकों को तोड़ रहे थे, ये एजेंट बन गए थे बीजेपी के, तो वो शख्स दुनिया के जिस कोने में भी होगा हम उसको सामने पेश कर देंगे। गंगा में हेल के भी अगर कोई कह देता कि यार सीपी बाबू आप नीतीश कुमार जी के विरुद्ध चले जाइए, तो ये संभव नहीं था साहब। हमारी पार्टी का टिकट का निर्णय करेगा बीजेपी कौन होती है करने वाली? तो बीजेपी के प्रधानमंत्री कैंडिडेट का निर्णय आप कीजिएगा कि जो हमारा नहीं हो वो किसी का नहीं, हम ही जदयू को बनाए और हमारे साथ ही जदयू विलीन हो जाए। रामचंद्र बाबू को एक कार्यकर्ता का हैसियत दिया गया और कार्यकर्ता को इतना जलील किया गया, इस स्तर पर जाकर जलील किया गया कि बाल बच्चों तक आ गया। मीडिया को संबोधित कर रहे थे और उस संबोधन के बाद जो उनका फेस एक्सप्रेशन था वो कैसा दिख रहा था, लग रहा था कि कोई जबरन गला पे चढ़ के हमसे ये काम करवाया। जिस आरोप के कारण पिछली सरकार से वो विड्रॉ किए थे, वो आरोप आदरणीय तेजस्वी जी के ऊपर से समाप्त हो गया कि जिस हिसाब से ये गुंडा राज और ये राज और वो राज कहते थे, तो अब वो राज उनका समाप्त हो गया। हम भी इंतजार में है कि पहला कैबिनेट कल 5 बजे होने जा रहा है, तो 10 लाख नौकरी भाई युवा को मिलना चाहिए पहले हस्ताक्षर से। हाँ, पहले हस्ताक्षर। तो अब क्या ही कहा जाए, बिहार में सत्ता परिवर्तन का श्रेय जनता दल यूनाइटेड जो है वो रामचंद्र प्रसाद सिंह यानी आरसीपी सिंह को दे रही है, या फिर सारा ठीकरा जो है, सारा आरोप जो है वो आरसीपी सिंह पे लगाया जा रहा है। कुछ ही देर पहले अभी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह प्रेस वार्ता में कई बड़े बड़े खुलासे किए। हालांकि खुलासा बड़ा तो नहीं था, प्रमाण जो है वो पुख्ता नहीं लगा, हमने कई तरह के सवाल भी उनसे किए, लेकिन एक नौकर का वो जिक्र कर रहे हैं। जो नौकर इस बात को आकर ललन सिंह को बताता था कि भूपेंद्र यादव जो है वो 2020 के विधानसभा चुनाव में किसको टिकट देना है, किसको टिकट काटना है, इसकी सूची लेकर आते हैं। आरसीपी सिंह को ये कहते हैं कि अगर जीत जाएगा वो विधायक तो वो आपका आदमी होगा, और हार जाएगा तो जेडीयू का सीट हारेगा। तो बड़े बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं आरसीपी सिंह के ऊपर। और सत्ता परिवर्तन हो चुका है, नीतीश कुमार 8वीं बार शपथ ले चुके हैं, तेजस्वी यादव दूसरी बार बिहार के उप मुख्यमंत्री का पद संभालने जा रहे हैं। जो समय हो रहा है, अब कैबिनेट भी तय होने वाला है, या यूं कही कि बैठक जो है वो चल रही होगी। इस वीडियो में हमारे साथ एक शख्स आपको दिख रहे होंगे, पूर्व में जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं, मौजूदा समय में आरसीपी सिंह के बेहद करीबियों में से एक, लंबे समय से आरसीपी सिंह के साथ जुड़े हुए थे। अमित सिंह इनका नाम है। इनसे हम वो सारे जवाब तलाशेंगे कि आखिरकार आरसीपी सिंह बिहार के पॉलिटिक्स में इतने रिलेवेंट और इतने हॉट कैसे हो गए, इतने सुर्खियों में बने हुए हैं। बताइए, नौकर का जिक्र हो रहा है अमित जी, चर्चा की शुरुआत इसी से हम करते हैं। कौन नौकर है? मोनी नाम बताया जा रहा है। जानते हैं क्या उस नौकर को? और भूपेंद्र यादव आते थे क्या वहां पर वो चिट्ठी लेकर कि किसको टिकट देना है, नहीं देना है? देखिए, सबसे पहले हम आपको और आपके दर्शक को धन्यवाद देते हैं और हकीकत से रूबरू कराएंगे। ठीक है, हम हकीकत से रूबरू कराते हैं, हमारी ऐसी आदत भी है। और जो लोग हमें जानते हैं वो अच्छे से जानते हैं कि बोलते हैं ठोक के, हमें किसी का कोई लेना देना नहीं होता है। देखिए, ये आज जो मतलब इन लोगों को शर्म नाम का कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, झूठ बोलने की प्रकाष्ठा ये लोग पार कर जाते हैं। मतलब मौनी कौन था? मौनी आज से नहीं, रामचंद्र बाबू के पास हम भी जा रहे हैं, या वो भी जाते थे क्या? कभी एक आध गिलास पानी कोई मौनी पिलाता था क्या उनको? कौन था मौनी उनके यहाँ? हमने तो आज तक नहीं देखा। और जो बड़ी बड़ी बात आप देखे होंगे इसके पहले वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मेरे पास ये है तो वो है, तो मीडिया में चला, ऑडियो है तो वीडियो है, फलान ढेकान, हम ये मुद्दा ये प्रूफ देंगे। रिकॉर्ड की भी बात चल रही था ना, कहाँ गया? क्यों नहीं दिखा रहे हैं? दिखा दीजिए ना, जनता को बता दीजिए। अब आज वो कौन तो मौनी करके है, आप बताए कि मौनी है, और वो मौनी कहाँ है भाई? तो वो है भी नहीं। मतलब आप इतने बड़े शख्स के ऊपर और इतनी बड़ी बात कहने जा रहे हैं कि ये हमारे विधायकों को तोड़ रहे थे, ये एजेंट बन गए थे बीजेपी के, तो वो शख्स दुनिया के जिस कोने में भी होगा हम उसको सामने पेश कर देंगे। तो क्या तो वो गया हुआ है? मतलब इतना रिलेवेंट उसका वर्क था और ये वर्क रिलेवेंट नहीं था। मतलब ये लोग कुछ नहीं, देखिए हकीकत कुछ नहीं है। ये बेचैनी जो थी ना, ये पूरी की पूरी पार्टी जो उधर ये लेके चले गए हैं, सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय मंत्री नहीं बनने का टीस ललन सिंह जी का और उपेंद्र कुशवाहा जी को ये बात का है कि भाई जितना जल्दी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हम यहाँ से ढकेलें, ये जाएं कि जल्दी से हम मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठ जाएं। लेकिन एक बात आप जान लीजिए,
जिनका नाम माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, ऐसे ऐसे वो जीवन में हम पहले भी ऑन द रिकॉर्ड कैमरा पे कह चुके हैं कि वो कभी नहीं बनने देंगे ललन बाबू को केंद्रीय मंत्री। तो नीतीश कुमार नहीं बनने देंगे? नहीं बनने देंगे। आरसीपी सिंह कैसे बन गए थे जी? हाँ, आरसीपी सिंह जी को बना देंगे, वो जरूर बना देंगे। बात कर रहे हैं आरसीपी सिंह को बना देंगे, फिर पार्टी से निकाल भी देंगे, और ललन सिंह को पार्टी में रखेंगे भी, बनाएंगे भी नहीं। यही दिक्कत हो गई ना। आरसीपी सिंह साहब से बस गलती इतनी ही हुई है कि वो सच बोल दिए। क्या सच बोल? सच ये बोल दिए कि जो यहाँ प्रोपगंडा फैलाया जा रहा था, क्योंकि ललन बाबू तो इन पे चढ़े हुए थे कि साहब अब वो बन कैसे गए थे, बोला कि हम थोड़े ही ना बनाए हैं उनको, वो अपना मर्जी से बन गए, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, बन गए। लेकिन आप ये जानिए कि गंगा में हेल के भी अगर कोई कह देता कि आरसीपी बाबू आप नीतीश कुमार जी के विरुद्ध चले जाइए, तो ये संभव नहीं था साहब। वो साहब के बिना आदेश के लेफ्ट एंड राइट नहीं होते थे। वो मरमाहत कब हुए? आज जो पार्टी छोड़े, आज जो उन्होंने इस्तीफा दिया, इस्तीफा देने का सबसे मूल कारण यही था कि सिर्फ और सिर्फ जब उनको लगा कि पुनः 2013 में भी इनको मना किए थे, वो ये कहानी पुरानी है, बताएंगे आपको। 2013 में ही मना किए थे कि मत जाइए, और फिर से कहाँ मत जाइए 2013 में? माने महागठबंधन के साथ। और फिर से ये उधर जा रहे थे कि आप मतलब विश्वसनीयता समाप्त हो जाएगी साहब पार्टी की। आप लड़ते हैं, आप किसके सहयोगी हैं? बीजेपी के। ठीक है, कल को हम बहुत अच्छी बात होती कि अगर बीजेपी आपको धोखा दे रहा था तो आप इस्तीफा देकर चुनाव में चले जाते हैं, तो वहाँ एक विश्वसनीयता आपकी कायम होती और जनता का समर्थन मिलता आपको साहब। लेकिन यहाँ तो जनता के बीच आपने क्या मैसेज दिया कि हमको कुर्सी प्यारा है, सिर्फ और सिर्फ कुर्सी प्यारा है, इसके लिए हमको एन केन प्रकरण जो करना होगा करेंगे। और हकीकत में यहाँ जहाँ तक आप लोग जानते हैं ना कि मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं, अब इनको मुख्यमंत्री की कुर्सी प्यारी नहीं है, इनके ऊपर प्रधानमंत्री बनने का फितूर सवार हो चुका है। देखिए उसका जवाब नहीं मिला। आप बोल रहे हैं कि बिना नीतीश कुमार के मर्जी के केंद्रीय, सुनिए पहले मेरा सवाल सुनिए, केंद्रीय मंत्री नहीं बनते। ललन सिंह अभी 3-4 दिन पहले जो प्रेस वार्ता हुआ सरकार गिरने के पहले, मतलब बदलने के पहले, उसमें भी उन्होंने यही बात कहा कि अपने मर्जी से वो बन गए। नीतीश कुमार एक बार भी ये सफाई क्यों नहीं दिया आज तक कि आरसीपी सिंह उनके कहने पर केंद्रीय मंत्री बने हैं? आप लोग तो बोल रहे हैं, आरसीपी सिंह भी बोल रहे हैं, लेकिन ललन सिंह जो आरोप लगा रहे हैं उसको नीतीश कुमार काट क्यों नहीं रहे हैं और आप लोग का पक्ष क्यों नहीं? बिल्कुल सही आप बता रहे हैं। सुशील मोदी जी का भी बयान आ गया ना, ये तो आप सुन लिए। चलिए इसको भी हम मान लेते हैं, जबकि सुशील मोदी जी सबसे खास माने जाते हैं नीतीश कुमार जी के, और जिसके कारण उनको बीजेपी पर हाशिए में ढकेला गया, लोग कहते हैं, हम ये नहीं मानते, वो बीजेपी के अंदर की बात है। सुशील मोदी जी ने इन बातों को कहा। अब कभी भी मुख्यमंत्री जी कल पीसी भी कर रहे थे या पत्रकारों तक बोल रहे थे, तो एक लाइन वो बोले, शायद लोग उसको नोटिस लिया नहीं लिए, कि भाई हम जिसको किसी को कहाँ से कहाँ तक नहीं पहुँचाएं, लेकिन कौन क्या क्या बोलता है, ये बोले थे। अगर ये बात रही हुई होती ना कि मुख्यमंत्री जी नहीं कहे होते, मुख्यमंत्री जी ही ने कहा था। इसकी कहानी है, आरसीपी सिंह साहब अपने आवास पर थे, सुबह सुबह ललन बाबू जाते हैं वहाँ उनके आवास पर और कहते हैं घबराए हुए, तो पूछे साहब बात क्या है, क्यों आप ललन जी इतने घबराए हुए? अरे भाई आप साहब से बात कीजिए ना, अमित शाह जी का फोन आया था, मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। अमित शाह जी ने इनसे 2 आदमी का नाम मांगा था, जिसपे नीतीश कुमार जी ने कहा कि मैं दिल्ली आकर नाम दूंगा। और फिर आरसीपी सिंह साहब जब यहाँ आते हैं इनके आवास पे, तो कहते हैं कि भाई सर क्या बात हुई, तो कहा कि हाँ जी चलिए ना, जो आप अमित शाह जी फिर फ़ोन करते हैं आरसीपी सिंह साहब को। आरसीपी सिंह साहब को फ़ोन करते हैं तो बोलते हैं कि रामचंद्र बाबू ऐसा है कि आपके बारे में मुख्यमंत्री जी ने हमको कहा है, इसलिए आप दिल्ली आ जाइए, आपको शपथ लेना है। ये बात अमित शाह कहे हैं? बोले जी, अमित शाह जी बोले रामचंद्र बाबू को। तो रामचंद्र बाबू ने कहा कि क्या साहब आप हमें जूते खिलवाएंगे? एक बात की बात हमको तो जानकारी है 2 सीट की। ये फिर गए मुख्यमंत्री जी के पास, वहाँ जाकर बोले कि साहब जब आपकी बात हुई तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा कि भाई यार छोड़िए ना, आप चलिए दिल्ली चले गए। वहाँ गए तो 1 सीट की बात थी, ये तो ऑलरेडी 1 सीट। बाहर आकर कह रहे हैं कि भाई देखिए ना, पटना तो बोला था 2 सीट, अगर 2 सीट के 2 नाम दे दिए होते तो फिर ये कौन होते हैं रोकने वाले? ठीक है, जो अब तो कह रहा है एक ही, तो बोले कि अब क्या कहते हैं? वो भी कह रहा है कि आप ही को बनाएंगे। तो रामचंद्र बाबू कहे कि जी नहीं, इसमें जो आपका आदेश हो। तो कहा कि एक काम कीजिए ना, आप बन जाइए, तब क्या कहेंगे ललन बाबू? अरे छोड़िए ना, बाद में उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा। और ये पूरा स्क्रिप्ट वहीं लिख दिया गया था। और यह भी कहे मुख्यमंत्री जी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा, और आप जब मंत्री रहिएगा वहाँ
तो इन लोगों का तार जोड़ने का प्रयास कीजिएगा, तो एक दो आदमी को, एक अति पिछड़ा से और एक ललन बाबू को और स्टेट मिनिस्ट्री भी मिल जाए तो काम हो जाए। ठीक है अमित जी, आपकी बात से हम चलिए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, आप जो बोल रहे हैं कहानी ये पटकथा सही है जी। अब हमको बताइए कि जब नीतीश कुमार इतना पैरवी किए उनके लिए, अमित शाह को नाम तक बताएं, साल सवा साल के अंदर में क्या ऐसा मामला हो गया कि राज्यसभा का टिकटों काट दिए, 58 प्लॉट का इनका जिक्र भी कर दिए, सारा जो मतलब हर गतिये हो गया आरसीपी सिंह का, क्या मामला हो गया भाई? अब आपको बता रहे हैं। अब आप यह कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी की सहमति से ही यह सारा काम हुआ यह ना कि मुख्यमंत्री जी जो उनकी एक आदत है कि वो चाहते हैं कि गुड़ खाएं और गुलगुल्ला से परहेज करें, ठीक है। वो नहीं चाहते थे कि ये बात ओपन तौर पे पता हो किसी को कि हाँ हमने ही आरसीपी सिंह को मुख्यमंत्री बनाया, चूंकि एक तो ठप्पा लग रहा था ना, केंद्रीय मंत्री बनाया, तो एक ठप्पा लग रहा था कि भाई एक स्वजातीय को ही बना दिया, नालंदा को ही बना दिया। इन चीज़ों से वो बचना चाह रहे थे। और यहाँ ललन बाबू सिंह का डर था नहीं, यहाँ ललन बाबू का एक डर, और दूसरा कि ललन बाबू के प्रायोजित प्रेस साथी जो थे वो मुंह में उंगली डाल के जिस दिन आए थे मंत्री बनने के बाद, वो जबरन अनाप शनाप क्वेश्चन करने लगे, तो वो भावना में आके इन बातों को उन्होंने भी कह दिया कि मैं साहब के बिना मर्जी के नहीं बना हूँ। और वहीं से अब उनको लगा कि अब ललन बाबू तो कहे कि वो तो कह रहे हैं भाई ऑन द रिकॉर्ड, तो ये बोल रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, और वहीं से डिफरेंस ये लोग बनवाना शुरू किए। और हकीकत यह है कि जब ये मंत्री बन गए, ये मंत्रालय के काम में व्यस्त रहने लगे, मंत्रालय के काम में जो व्यस्त रहने लगे, तो यहाँ कुछ जो साइबेरियन पक्षी हैं, हम बहुत पहले से बोल रहे हैं कि कुछ साइबेरियन पक्षी जो जदयू में हैं, उनकी बैठका लगने लगी। उपेंद्र कुशवाहा नहीं, उपेंद्र कुशवाहा साइबेरियन पक्षी तो कौन साइबेरियन पक्षी? अब वो आप भी जानते हैं, कोई कांग्रेस से उड़ के आए हैं, कोई राजद से उड़ के आए हैं, कोई कहीं से उड़ के आए हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी तो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट ही थे, गालियाँ देते थे, आज फिर कौन, तो वो भी तो रालोसपा का विलय ही करवा। ठीक है। तो ये जो इतने साइबेरियन पक्षी लोग हैं, ये सब, और साथ में हमारे ललन बाबू बैठने लगे। अब वो लोग मिलके इनका धीरे 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 कान भरना प्रारंभ किया। कारण क्या ना, नीतीश कुमार जी का कारण क्या था कि रामचंद्र बाबू जब तक वहाँ बैठे रहे तब तक किन्हीं की दाल नहीं गली। आप 2005 से 10 तक का समय याद कर लीजिए, 10 के बाद स्थिति कितनी गिरती गई, 13, उसके बाद 10 के बाद स्थिति गिरी। तो आरसीपी सिंह जब इतने करीबी थे नीतीश कुमार के, तो मामला संभाले क्यों नहीं? क्यों नीतीश कुमार को आरसीपी सिंह ने ये नहीं बताया कि भाई पीएम के लिए नरेंद्र मोदी है? पूरी कहानी बताइए। इसे वो ऐसा नहीं कि वो नहीं बताए, उन्होंने वो कहा जिस समय इनके दिमाग में वो कुछ पत्रकार बंधु और कुछ साइबेरियन पक्षी के द्वारा यह कीड़ा भूंजा पार्टी के दौरान, भूंजा पार्टी इन द सेंस यह कि शाम में गप सड़क का जो लगता है उस समय जो खाते हैं वो है भूंजा पार्टी। तो उसके दौरान जब कहा जा रहा था तो रामचंद्र बाबू ने बड़ी मुखरता से कही थी ये बात 2010 में ही कही थी कि साहब आप तो एक सफल मुख्यमंत्री हैं और आप हिंदुस्तान में एक रिकॉर्ड कायम कीजिएगा। विश्वास है, हम लोग बिहार पे ही क्यों फोकस नहीं करें, हम कितने सांसद ज़्यादा से ज़्यादा जीत सकते हैं? 20, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जीतेंगे तो 20 जीतेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। इस देश में चंद्रशेखर जी ही एकमात्र उदाहरण है जो मात्र 54 सांसद लाकर और वो बन गए प्रधानमंत्री। तो चंद्रशेखर जी की एक शख्सियत थी और 54 सांसद पे वो बन गए थे। लेकिन साहब ये संभव नहीं है, इसलिए हम लोगों को इन चीज़ों पे दिमाग नहीं लगाना चाहिए। और इसी को उल्टा रूप में समझाने लगा। अब इनके दिमाग में पहले तो ये राज्य के प्रति थे, जनादेश मिला है भाई, हम जनादेश का सम्मान करें, लेकिन जब इनके दिमाग में ये बात आ गई ना, और आप देखिए ये कब ये हुआ, बीजेपी के पास जब लगा इनको कि नरेंद्र मोदी जी उस समय तो पीएम कैंडिडेट थे नहीं, ठीक है, 10 में तो नहीं थे, नेतृत्व का क्राइसिस होने वाला है, तो इनको लगा कि फिर से आडवाणी जी का हमको आशीर्वाद प्राप्ति है, अटल जी का इनके अरुण जेटली जी जो नहीं है, स्वर्गीय अरुण जेटली जी का आशीर्वाद हमको प्राप्ति है। वही लोग यहाँ जॉर्ज फर्नांडिस साहब को कह के इनको मुख्यमंत्री बनवाए थे, उन्हीं लोगों के आशीर्वाद से ये बने थे, नहीं तो इनको जॉर्ज फर्नांडिस साहब नहीं चाह रहे थे। तो इनको लगा कि फिर से वो एनडीए के हम नेता के रूप में प्रोजेक्ट हो जाएं। लेकिन इसीलिए कह रहे हैं क्या बार बार कि वाजपेयी जी की भाजपा अब नहीं, वाजपेयी जी की भाजपा नहीं है, वही टीस है। क्योंकि वाजपेयी जी जैसे संत नहीं मिलेंगे। एज यू सो सो यू रिप, आप जैसा बोएंगे वैसा आपको काटना पड़ेगा उदित जी, ये परफेक्ट बात है। थाली देकर थाली कौन छीना, जलील करने का काम कौन किया? और वो बीजेपी है। जिस तरीके से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि हमारी पार्टी का टिकट का निर्णय करेगा बीजेपी कौन होती है करने वाली? तो बीजेपी के प्रधानमंत्री कैंडिडेट का निर्णय आप कीजिएगा।
आप यूपीए में ना हो कि एनडीए में ना हो कि कहीं हो, कैसे कर लेंगे आप? तो ये दो धारी बात तो नहीं चलती है, स्ट्रेटेजी एक होनी चाहिए। तो इनको जो वो धक्का लगा वो उसी में बीजेपी को अंडर प्रेशर करने के लिए चले गए राजद में, ठीक। और 1 महीना में बाप बाप करने लगे, 1 महीना में ही हाथ गोड़ जोड़ने लगे। तो उस समय रामचंद्र बाबू ने हाथ जोड़ लिया कि साहब हमने तो मना किया था, आप गए हैं, देखे कि फिर से कैसे भाग के आए। बोले मिट्टी में मिल जाएंगे, फिर भी नहीं, क्या क्या सबको याद होगा। फिर से ही यहाँ चले आए, यहाँ देखे ही कि तेजस्वी यादव जी को क्या नहीं कहे, भाई समान दोस्त का बेटा है, हाँ भाई समान दोस्त का बेटा है, इसको कुछ नहीं कुछ पता है जी। फिर उसी से हिसाब मांग लिया IRCTC घोटाला का, उसी से सब चीज मांग लिए और आज पुनः गलबहियां कर लिए, भाई समान। ठीक है। तो आप एक चीज जानिए उदित जी कि आज 2 तस्वीर बड़ी सुखद निकल के आई, बहुत ही सुखद 2 तस्वीर। लालू यादव जी और नीतीश कुमार जी को गला लगते हम लोग देखा था पहले, लेकिन नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी को गला लगते कोई नहीं देखा था। एक ये तस्वीर, और दूसरी तस्वीर नीतीश कुमार जी का पांव छूते हुए। तो हम बस इतना ही अनुरोध करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस विश्वास को अब कम से कम बना कर रखिएगा। अब उनके पास ऑप्शन कोई बचा है क्या बिहार में, आपको लग रहा है नीतीश कुमार के पास? अब बीजेपी उनको एक्सेप्ट भी करने जा रही है। एक चीज छोड़ दीजिए ना, बीजेपी एक्सेप्ट क्या करेगी। हमको तो लगता है ना, जितनी हमारी समझ है कि जो हमारा नहीं हो वो किसी का नहीं हो, हम ही जदयू को बनाए और हमारे साथ ही जदयू विलीन हो जाए, ठीक है। अब सोच लीजिए कि रामचंद्र बाबू को एक कार्यकर्ता का हैसियत दिया गया और कार्यकर्ता को इतना जलील किया गया, इस स्तर पर जाकर जलील किया गया कि बाल बच्चों तक आ गया। वो बेटियां जो 2010 से इनकम टैक्स रिटर्न भर रही है, और आज की बात बड़ी मजे की बात कर रहे हैं कि शायद किन्हीं का इंटरव्यू आ रहा था या पत्रकार ही आज पूछे हैं उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि साहब आपको ईडी उडी किससे की डर नहीं लगता है? ललन सिंह से पूछा गया है। क्या कुछ सवाल क्या था? वो सवाल यही था कि भाई बीजेपी से आप लोग पंगा ले रहे हैं, आपको सीबीआई से, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से, ईडी से डर लगता है कि नहीं लगता है? तो इस पर ललन सिंह ने कहा कि हम खेती करने वाले लोग हैं, हम किसानी करते हैं, उससे जो पैसा आता है, जो थोड़ा मोड़ा रेंट से पैसा आ जाता है, और जो हमारा वेतन है एक सांसद का, हम उसमें बहुत खुश रहते हैं, हमको किसी एक्स्ट्रा पैसा का जरूरत नहीं है। ठीक, कैसा दोहरा चरित्र है ये, कैसा दोहरा चरित्र है ये समझ में नहीं आता है। रामचंद्र बाबू का जब खेती से आय होता है तो उस पे इनके प्रवक्ता जो नीरज बाबू हैं वो क्या बोले थे, हम लोगों के पास भी खेत है, हम लोग भी किसान है, इतना आय होते ही तो हमने नहीं समझ भी कितना आय हो भाई हैं। तो ललन बाबू का आय कहाँ से होने लगा खेती से? भाई 2 तरफ का बात मत बोलिए, बात जो बोलिए वो जस्टिफाइड बात बोलिए आप। और ये लोग स्वीकार कर चुके हैं, अब आपको बताते हैं कि ये लोग कैसे स्वीकार किए। बोले ना कि मुख्यमंत्री जी की कृपा जिन पर होती है, कृपा पर ये सांसद बने, कृपा पर ये मंत्री बने। आया था बैठना, तो कृपा तो भगवान करते हैं, यानी मुख्यमंत्री जी की सहमति पर मंत्री बने अघोषित तौर पे। और आज एजेंट साबित कर रहे थे, मिला टाए टाए फेस, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, लाइए ना, कुछ नहीं है। और किसके पास क्या है यह तो परत दर परत खुलेगा जी, खुलेगा उदित जी, जरूर खुलेगा, एकदम खुलेगा। चलिए ठीक है। नई अब नई सरकार के लिए कुछ जनता, नई सरकार को इस सवाल पर सुन लीजिए। ललन सिंह जो हैं कल से बड़ा सहज दिख रहे हैं, जो उनके चेहरे का हाव भाव देखिए, क्योंकि लालू यादव के ऊपर चारा घोटाला का मामला था, उसमें भी केस में ये थे, और कई आपत्तिजनक बात राबड़ी देवी के बारे में, तेजस्वी यादव के बारे में उन्होंने कहा है। नीतीश कुमार तो कंफर्टेबल दिखे हैं, लेकिन ललन सिंह जो हैं वो थोड़े अनकंफर्टेबल कल से हो गए हैं, जब से तेजस्वी यादव की एंट्री हो गई है। तेजस्वी यादव आज पैर छू लिए हैं। देखिए आप एक जगह और शायद मार्क नहीं किए, जब मुख्यमंत्री जी अपना दावा पेश कर कर लौट रहे थे और बैरिकेडिंग के पीछे से जब मीडिया को संबोधित कर रहे थे, और उस संबोधन के बाद जो उनका फेस एक्सप्रेशन था वो कैसा दिख रहा था, लग रहा था कि कोई जबरन गला पे चढ़ के हमसे ये काम करवाया है। तो मतलब ललन सिंह ही करवाए हैं? हाँ, ये और उपेंद्र कुशवाहा जी मिलकर, और बस सैचंद साइबेरियन पक्षी जो है। नीतीश कुमार, आपको लगता है कि नीतीश कुमार का विवेक इतना भी नहीं है कि वो ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे? जैसे बिल्कुल आ ही गए ना। जब विवेक ये होता तो जो व्यक्ति आज तक आपके नाम साहब ही कहा, कोई एक शब्द नहीं आपके खिलाफ बोला, उस व्यक्ति को साहब आपने क्या किया, उसको कैसे जलील करने का काम किया। यहाँ इतने नीचे तक गिर गए कि बाल बच्चे तक को घसीटवा लिए। वही तो एक जदयू में सिंगल व्यक्ति थे ना, जो आप
कुछ नहीं बोले थे, जदयू के थे, बाकी तो सब परिक्रमा कर कर आ चुके हैं। तो आज की अब सरकार है। अब देखिए भाई, जनता का कुछ बहुत ये मुद्दा है, जैसे मुख्यमंत्री जी को यह बताना चाहिए सबसे पहले कि क्या जिस आरोप के कारण पिछली सरकार से वो विड्रॉ किए थे, वो आरोप आदरणीय तेजस्वी जी के ऊपर से समाप्त हो गया। अभी तो और ज्यादा तेजी से चल रहा है। भोले यादव की गिरफ्तारी हुई, क्या वो पब्लिक डोमेन में वो बात कह दिए? पहली बात। दूसरी बात कि जिस हिसाब से ये गुंडा राज और ये राज और वो राज कहते थे, तो अब वो राज उनका समाप्त हो गया। और अब मुख्यमंत्री जी को ये भी कहना होगा, आदरणीय तेजस्वी जी को भी ये कहेंगे कि जनता आपसे भी ये पूछती है कि कल तक जो आप कहते थे कि सबसे बड़का झूठा मुख्यमंत्री है, वीडियो ही वायरल है, तो अब भाई मत कहिएगा। आपके प्रवक्ता इनके प्रवक्ता को भोभो सिंह कहते थे, तो अब अभी सब बात मत कहिएगा। अनंत सिंह भी अब उस पार्टी में हैं, अनंत सिंह जी, तो अब मत कहिएगा उनको अपराधी। नीतीश जी को तो नहीं ना कहना चाहिए। हैं अब शराबबंदी, शराबे से जो मौत हो रही थी बिहार में, तो उस पर भी अब शराबबंदी तो खुल जाना चाहिए। तेजस्वी यादव जी कहते थे बालू बंद हो गया, पहाड़ बंद हो गया, तब तो सब खुल जाना चाहिए। अब तो भाई होना चाहिए। नहीं, अब 10 लाख नौकरी पहली कैबिनेट से। देखिए, हम भी उसी इंतजार में हैं। शायद अगर आपका भी उम्र बचा हुआ, अभी भी मेरा उम्र बचा हुआ है बिहार सरकार के नौकरी का, तो हम भी इंतजार में है कि पहला कैबिनेट कल 5 बजे होने जा रहा है, तो 10 लाख नौकरी भाई युवा को मिलना चाहिए, पहले हस्ताक्षर से। हाँ, पहले हस्ताक्षर से। तो भाई हम भी एप्लीकेंट हैं, चपरासियों के हुजूर सरकारी नौकरी मिल जाए। बड़ी गाली देता है घर में सब, कहता है कि सभी नेतागिरी कुछ करते हो, 2 पैसा कमाओ, तब एगो चपरासियों को नौकरी मिल जाएगा उदय जी, तो ठीक ही बात है। चलिए ठीक है, काफी लंबी चर्चा हो गई, लेकिन हम जो जानना चाह रहे थे, आरसीपी सिंह की पूरी कहानी इन्होंने बताई। 2010 में जब प्रधानमंत्री बनने का नीतीश कुमार का जो हिलोर मार रहा था, उस समय भी आरसीपी सिंह ने उन्हें मना किया था, और उसके बाद की पूरी कहानी तो बिहार जानती ही है। सत्य क्या है, इसके निष्कर्ष पर हम नहीं पहुंचते हैं, निष्कर्ष आप पर छोड़ देते हैं। आप जनता हैं, आप तय कर सकते हैं कि आरसीपी सिंह सही है, नीतीश कुमार सही है, या फिर कौन गलत है। आप चाहें तो हमारे कमेंट बॉक्स में भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।